मैं आईपा चैनल को बधाई देता हूं कि आपका जो प्रचार प्रसार है, जनता के बीच में आपका जो प्रचार प्रसार है, आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर यह सब हवा हवाई कागजों पर है, विकास कुछ नहीं है, गलियाँ सब उबड़ खाबड़ है, टूटी हुई हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूँकि 2022 के इस चुनावी आगाज़ में लाजमी है कि रणनीतियाँ किस प्रकार से तैयारी हो रही हैं इस बार चुनाव को लेकर, तो उस पर लाजमी है कि बातें अवश्य होंगी और जानते हैं कि किस प्रकार से रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए इस चुनावी संग्राम में। तो जानते हैं कि क्या हाल है इस समय वाराणसी के और अपने कैंडिडेट्स को जीत का सेहरा बंधवाने के लिए किस प्रकार से कार्यरत हैं और किस प्रकार से प्रयासरत हैं, और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय, कौन से ऐसे विशेष मुद्दे होंगे चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब हालांकि चल रहा है। तो हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है समाजवादी पार्टी से शिव प्रसाद जी, और जानते हैं कि क्या हाल है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बीजेपी को घेरने का कार्य करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हमारा नाम शिव प्रसाद गौतम है। मैं 2008 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रह चुका हूं, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के। मैं अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अब जो इस समय देश में हालात चल रहा है, प्रदेश में हालात चल रहा है, नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन अपने भविष्य के प्रति काफ़ी चिंतित हैं कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मैं करूँगा क्या, क्योंकि सरकारी संस्थाएं सब बेची जा रही हैं। रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, हाईवे बेच दिए, सब पूरी का पूरी जितनी सरकारी संस्थाएं सब बेचते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देश की हालात बहुत ख़राब है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। जस्ट जितनी भी 2014 के पहले जो भाव था वह भाव आज के दिन में दुगुना हो गया है। इस सरकार से व्यापारी नाखुश है, छात्र नाखुश है, किसान नाखुश है, जनता नाखुश है। इस सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि इस जालिम सरकार से कितनी जल्दी छुटकारा मिले ताकि देश में प्रदेश में अमन चैन कायम हो जाए। BSP की बातें की जाए तो अनुसूचित वोटों पर एक तरफा कभी इनका जो है लोगों का जैसे विश्वास जमता था, अनुसूचित जाति के लोगों का। 2007 में पूर्ण बहुमत में सरकार आती है, 2012 और 2017 में वापसी नहीं हुई। 2022 में दावा है कि BSP भी वापस आ रही है, अनुसूचित जाति के वोटों पर एकाधिकार बताया जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ जो रुख है वो कैसे जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का? देखिए, जब मान्यवर साहब के अगुवाई में यह पार्टी बनी तो एक मिशन था, एक विचार था। मान्यवर साहब संघर्ष करके इस बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाई, लेकिन जब कमान माननीय बहन जी के हाथ में आई, उन्होंने बहुजन समाज की जो मिशन था, जो विचार था, उसको सब खत्म करने का काम किया है। मान्यवर साहब ने बहुत अथक परिश्रम करके, संघर्ष करके, नारे लगा करके, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण ठाकुर लाला तीनों देश से निकाला, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तमाम नारे दे करके यहाँ पर बहुजनों को इकट्ठा करने का काम मान्यवर साहब ने किया है, जिसको 85 कहते हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान सभी लोग इकट्ठा हुए तो बहुजन समाज पार्टी का 2007 में सरकार बना। यह मान्यवर साहब के कुर्बानी, संघर्ष और बलिदान की देन है। और 2007 से लेकर 2012 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय बहन जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं काम किया। वो अपने मिशन से हट गई। आज मिशन से हटने का परिणाम यह हुआ कि यह पार्टी रसातल में चली गई। इसके जो आज नेताजी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, पूरी कमान अपने हाथ में ली हैं। बहन जी CBI ED में फंसी हुई है, कुछ नहीं बोल पा रही हैं।
है। इसलिए अब पार्टी बहुत से दलितों की संख्या, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। कम से कम 20-25% दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इसके साथ साथ बातें की जाए तो वाराणसी विकास मॉडल की, बनारस के विकास मॉडल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? बनारस में किस प्रकार के कार्य हुए हैं जिस प्रकार से बीजेपी दावा करती है कि हमारी ही सरकार बनेगी और इसका असर सीधे पूरी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड, फ्लाईओवर्स, TFC सेंटर, इसके साथ साथ अगर बातें करें रुद्राक्ष, यहाँ पे तमाम ऐसे जो कार्य है जो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए वोट साधने का कार्य बने। जी। तो कैसे आप उस समीकरण को तोड़ने में कामयाब होंगे? जी, जब यहाँ पर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद चुने गए, तब 2014 से लेकर 2022 हो गया। इन 8 सालों के बीच में जितने बार प्रधानमंत्री जी आए हैं, करोड़ों की घोषणा करके जाते हैं, लेकिन उस पैसे का कुछ अता पता नहीं चलता है। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर घोषणा करके जाते उस पैसे का सदुपयोग होता, तो बनारस की सड़कें सोने की सड़कें हो गई होती। हाँ, यहाँ काफ़ी विकास हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री घोषणा तो करते हैं, जाने के बाद वो पैसा तुरंत रिटर्न करा लेते हैं। आज भी बनारस की गलियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, सड़कें खराब हैं, यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है। इन्होंने जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में काम करने का काम किया, वहाँ पर जो 100, 200, 300 साल पुरानी मंदिरें थी, उसको सब बाबा मुख्यमंत्री जी ने तोड़वाने का काम किया। तो वहाँ पर एक माल बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर माल बन गया। वहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट बन गए, होटल बन गए। वहाँ पर मंदिर के नाम पर कुछ भी काम नहीं हुआ। वहाँ पर जो यह धर्म की नगरी बोली जी, तो धर्म को माननीय बाबा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने सत्यानाश करने का काम किया, यहाँ के लोगों को आस्था पर प्रहार करने का काम किया। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो आपके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ेंगे, वो निकटतम कैंडिडेट्स जैसे यहाँ पे नीलकंठ तिवारी हैं, सर दक्षिणी से सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ पे लगातार इनके परिवार से यहाँ पे विधायक चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बातें किया तो और भी जो इसमें NDA से 8 की 8 सीटें थी, तो ये जो सीधा मुकाबला होगा वो कैंडिडेट से, आप कैंडिडेट से यहाँ पे वोटिंग मतलब कि प्रयास करेंगे लेने के लिए, या प्रधानमंत्री से आपका मुकाबला चलेगा यहाँ पे? चूँकि सीधा से प्रधानमंत्री का होता है प्रचार प्रसार से। इस समय देश की हालात जो खराब है, इस सरकार को हर हाथ में बदलनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी टिकट देंगे, पूरी जनता मिल करके, कार्यकर्ता मिल करके उस कैंडिडेट को जिताने का काम करें, क्योंकि इस देश की हालात को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार किसी तरह अगर चोरी करके बना ले रहे हैं, धांधली करके बना रहे हैं, तो देश प्रदेश का सत्यानाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। जो ये नया कानून लगाए हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अच्छे लोगों को ये भाजपा सरकार पकड़ करके उनको कहाँ गिरफ्तार करके रखेगी, हत्या भी करवा सकती, कुछ भी करवा सकती। इसको देख करके प्रदेश और देश की हालात बहुत खराब है। इस सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। 10 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी का शपथ लेने आ रहे हैं। अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ अगर बातें की जाएं तो जैसे गलियों में जो आपने देखे हैं जो कार्य जो हैं, गलियों में किस प्रकार के कार्य हुए हैं अभी यहाँ पे, जहाँ पे जो दावे किए जा रहे हैं कि जो गलियों के शहर में सुंदरीकरण किए गए और इसके बाद यहाँ पे बहुत से डेवलप के कार्य किए गए, सीवेज में बहुत से कार्य किए गए, किस नज़रिए से आप देखते हैं? यहाँ पर यह सब हवा है, कागजों पर है, विकास कुछ नहीं है। गलियाँ सब उबड़ खाबड़ है, टूटी हुई हैं। जितने सीवर हैं सब बजा रहे हैं। एक बरसात होती है, पूरा एकदम फ्लाईओवर हो जाता है, सड़कों पर एकदम पानी बहने लगता है। यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जितने भी
योजना प्रधानमंत्री जितने भी आए हर बार आते हैं कुछ ना कुछ 800 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़ देकर जाते, उस पैसे का आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है कि प्रधानमंत्री जी इतने पैसे देते हैं ये काशी के विकास के लिए, बनारस के विकास के लिए, आज तक एक भी विकास नहीं हुआ, उसका कोई जांच नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, कोई मीडिया भी पूछने वाला नहीं कि प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं इतना आप देकर जाते हैं, पैक देकर जाते, उसका क्या होता है उसका कोई अता पता नहीं है। आज भी जो पहले की हालात थी काशी की, आज भी वही हालात, आज भी वही कायम है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। आईपा की मुहिम है, हम लोग राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं और उसके बाद वहां के उनके द्वारा जो है जो हाल क्या है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तमाम लोग तो जन जन तक हम लोग बात पहुंचाते हैं। तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? देखिए आईपा है, आईपा तो बुद्धिजीवियों के पास जाकर के पूछती है, पढ़े लिखे, हाँ, जाकर के गांव में पूछे गांव के क्या हालात है। हाँ, गरीबी चरम सीमा पर है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन गरीबी का रेट बढ़ता जा रहा है। इस समय जनता भूखमरी के कगार पर है, पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगारी के चरम सीमा पर, हर घर में 2-4 बेरोजगार पड़े हुए हैं। वो तो चिंतित है, भविष्य के प्रति चिंतित कि पढ़ तो रहा हूँ लेकिन पढ़ के मैं करूँगा क्या। प्रधानमंत्री जी आते कहते पढ़ लिख कर पकौड़े छानो। प्रधानमंत्री जी का एक मैं बयान करता है कि पढ़े लिखे नौजवानों आप लोग पढ़ करके अपने माँ बाप के बीच में रह करके गांव के बगल में छोटा मोटा उद्योग करके अपने माँ बाप के साथ जीविकोपार्जन करिए। मुझे बहुत हंसी आती है कि बारे प्रधानमंत्री जी देश दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, आप विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, आप गाय गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि देश को पीछे ले जाने का काम किए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना हुआ कि देश को बचा लो, देश बहुत पीछे जा रहा है। यह विश्व में एक उभरती हुई शक्तिशाली देश बन रहा था, इसको प्रधानमंत्री जी ने बर्बाद करके रख दिया। मैं आईपा चैनल को बधाई देता हूँ कि आपका जो प्रचार प्रसार है, जनता के बीच में आपका जो प्रचार प्रसार है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप लोग प्रचार प्रसार करते रहिए, जन जन तक जो ज़मीन की हकीकत है, ज़मीन की सच्चाई है, जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जीत का सेहरा बंधवाने के लिए, और निश्चित ही 10 मार्च का जो रिजल्ट आएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।